पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 का ज्योग्राफी, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है, पृथ्वी की गति यानी कि मोशन ऑफ द अर्थ। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे जो यानी कि डे नाइट और सीजन, इस सब के बारे में, यानी कि दिन रात मौसम, इस यानी कि इससे जो क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, डे के बारे में या रात के बारे में या फिर मौसम के बारे में, तो ये सब इसी से आएगा। तो आप अच्छे से समझेंगे इसे, ठीक है, और पूरी फोकस होकर अच्छे से इस क्लास को शुरू से देखेंगे, ठीक है न। चलिए, तो बच्चों, नए चैप्टर से पहले हम, यानी कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पिछले वाले चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। तो आप बताइए, आपको अगर याद है कि पृथ्वी किसका हिस्सा है, बताइए पृथ्वी जो है वो किसका हिस्सा है। तो पृथ्वी किसका हिस्सा है? पृथ्वी जो है वो सौर मंडल का हिस्सा है। तो आपको याद होगा कि आपने सौर मंडल के बारे में पढ़ा है, सौर मंडल के बारे में हम बात कर चुके हैं, है कि नहीं, जिसमें कि हम सभी ग्रहों के बारे में बात किए थे, समझे थे, और सौर मंडल हम सभी ग्रह के साथ साथ हम अपने पृथ्वी के बारे में भी यहाँ पे समझे थे, हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे हम हर एक चीज़ के बारे में, आप अगर इस चैप्टर का अगर आप ये फर्स्ट क्लास नहीं देखे तो आप ज़रूर जाके देखिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद हम जो बात किए थे वो किए थे, इसके बाद हम किए थे ग्लोब, यानी कि ग्लोब क्या होता है ये भी हम समझे थे। तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब जो है हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है, ठीक है, यानी कि इसमें जो है हम अक्षांश के बारे में अक्षांश क्या होता है ये भी समझे थे, अक्षांश देशांतर क्या होता है ये समझे थे। तो ये क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइंस होता है, एक इमेजिनरी लाइंस यानी कि एक इमेजिनरी लाइंस है जो कि यानी कि जो हमें लोकेशन बताने में, यानी कि इस अक्षांश देशांतर की अगर हम बात करें, 1 मिनट हम ऐसे कर लेते हैं, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं इस क्लास में, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये जो है आज ये क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइंस है जो कि पृथ्वी को बीचों बीच बांटती हैं, ठीक है। ये क्या है? ये है लैटिट्यूड, ओके, यानी कि ये आपको, यानी कि इसको क्या मानते हैं? 0 डिग्री अक्षांश इसको माना गया है, ठीक है, ये ओके। और इसके अलावा हम अगर इसकी बात करें तो ये इसको कौन सी रेखा कहते हैं? इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट्स जो यानी कि लैटिट्यूड है उसके बारे में भी हम बात किए थे, है कि नहीं, इसके बारे में भी हम बात किए थे। ये क्या है? ये आपको इस लाइन को क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और इस वाली लाइन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम मकर रेखा, ठीक है। ये 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपको 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, और इसको क्या कहते हैं? ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ठीक है। और यहीं पे हम फिर जाके लॉन्गिट्यूड के बारे में भी हम समझे थे, लॉन्गिट्यूड के बारे में भी जाने थे, यानी कि देशांतर के बारे में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में, यानी कि आज हम कुछ और यानी कि आज हम यही सब, यानी कि ये सब चीज़ें के बारे में हम जान चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो क्या कहते हैं, यानी कि हमें अक्षांश देशांतर जानना, यानी कि हमें कहीं कि अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता करना हो, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में हमें अगर जानना हो तो हमें अक्षांश देशांतर के बारे में जानना जरूर। अगर हम अपनी भारत के बात करें तो हमारे भारत जो है वो किधर है? वो आपको पूर्वी, मतलब वो आपको कहाँ है? पूर्वी देशांतर में है, ठीक है, पूरब में है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, विषुवत रेखा कहते हैं इसको। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट जो लाइंस थे हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। अगर आप क्लास, यानी कि अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए आज हम कुछ और समझते हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे पृथ्वी की गति के बारे में, ठीक है। किसके बारे में हम बात करेंगे? तो पृथ्वी के गति के बारे में हम समझेंगे। तो पृथ्वी की गति के बारे में, यानी पृथ्वी की गति में हम इसमें क्या क्या समझेंगे, आइए हम देखते हैं, कुछ टॉपिक्स जान लेते हैं कि हम किस किस टॉपिक में इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिसमें हम जानेंगे, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? परिक्रमण के बारे में, ठीक है।
सबसे पहले इसमें हम परिक्रमण जानेंगे, फिर उसके बाद इसमें आप जानेंगे घूर्णन। घूर्णन को हम समझेंगे, घूर्णन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें जानेंगे ग्रीष्म आयनांत, उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे शीत आयनांत, फिर पढ़ेंगे हम विषुव। ये कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे हम परिक्रमण के बारे में, अगर हम बात करें तो हाँ, अगर हम परिक्रमण के बारे में बात करें तो जैसे कि परिक्रमण क्या है इसको हम ऐसे समझते हैं। ये मान लीजिए क्या है, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये सन है, ओके। ये जो आपको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या है, परिक्रमण है, ठीक है। ये हमारा सूर्य है, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। ये सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाती है, ठीक है। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या है, पृथ्वी यानी कि परिक्रमण है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे जब हम पृथ्वी की बात करेंगे तो ये केवल सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाएंगे, है कि नहीं। जब हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाती हैं, बल्कि ये अपने अक्ष पर भी झुकी यानी कि अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती हैं, ठीक है। ये जो है ये अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती हैं, यानी कि ये अपने अक्ष पे भी चक्कर लगाती हैं। ये हमारा पृथ्वी है, ये टिल्ट है, हम जानते हैं कि ये जो अपने अक्ष पे चक्कर लगाती है, ये कैसे लगाती है, वेस्ट टू ईस्ट लगाती है कि नहीं। ये कैसे लगाती है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। ये अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती है, कैसे लगाती है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। मतलब कि घूर्णन का अर्थ क्या हुआ, यानी कि घूर्णन का अर्थ क्या हो, घूर्णन का मतलब क्या होता है, घूर्णन का मतलब हुआ कि यानी कि पृथ्वी, घूर्णन का मतलब क्या होगा कि अपने ही अक्ष पर घूम जाना, अपने ही अक्ष पे घूम जाना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ये कुछ पोजीशन के बारे में। ये वो पोजीशन है जब सूर्य के चारों तरफ, जब पृथ्वी, ये वाली पोजीशन आपको, ये वो पोजीशन है जब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, जब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, जब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही यानी कि चक्कर लगा रही है, तब जाके वो क्या कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, जब चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है तो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो ये कुछ वही पोजीशन के नाम हैं, ठीक है। ग्रीष्मायन, शीतायन और विषुव, ये कुछ पोजीशन के नाम हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो हम देखेंगे तो आइए सबसे पहले जो हम देखेंगे तो आपने सुना होगा कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर जो है झुकी हुई है। कैसे है, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। तो ये झुकाव का मतलब क्या हुआ, ये झुकाव का मतलब क्या हुआ, एक तो हो सकता था कि पृथ्वी, एक तो हो सकता है कि या तो पृथ्वी जो है वह सीधी यानी कि कुछ सीधी, एक मिनट इस तरह से हो, एक मिनट हम आपको बताते हैं। चलिए यही पे हम समझ लेते हैं, एक मिनट। देखिए ये आप जानते हैं या सुने हैं या पढ़े हैं जरूर, हाँ, कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे कैसी है, झुकी हुई है। अरे यार एक मिनट फिर से देखते हैं। चलो
ये आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने एक्स पे कैसी है, थोड़ी टिल्ट है, ठीक है, झुकी हुई है। ओके, ये जानते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो झुकाव है, ये झुकाव यानी कि पृथ्वी जो है वह सीधी कुछ इस तरह से बिल्कुल सीधी घूम रही है। एक मिनट, हम बुक से बात कर लेते हैं, इसमें हम ज़्यादा टाइम जाएगा, तो हम ऐसे बात कर लेते हैं, हम अपने बुक को ही देख लेते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है? यस, दिख रहा है, तो हम बात करते हैं अब। देखिए, नहीं भाई, इसको समझने में चलो समझ तो सकते हैं, लेकिन हम फिर से कोशिश करेंगे कॉपी पे ही समझने का। हम फिर से समझने का यहीं पे कोशिश करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी जो है वह हो सकता है कि कुछ इस तरह से सीधी घूम रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से सीधी घूम रही है। लेकिन पृथ्वी जो है वो सीधी नहीं घूम रही है। एक्चुअल में पृथ्वी जो है वो सीधी यानी कि सीधी नहीं है, ठीक है, वो सीधी नहीं घूम, यानी कि ये सीधी नहीं, ये कैसे है, ये टेढ़ी है, थोड़ा टिल्ट है, ठीक है, टिल्ट है, यानी कि ये ऐसा एग्जैक्ट नहीं, ये थोड़ा सा कैसा है भाई, ये थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और सही से फिगर बन रहा है। यहाँ भी समझ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं हो। ठीक है, एक तो ऐसा सकता है कि ये सीधी एकदम सीधा हो, ठीक है, या तो फिर हो सकता है दूसरा केस, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है, सीधा नहीं है ये पृथ्वी के कक्षे, यानी कि सीधा नहीं है, ये एकदम लंबवत नहीं है, ये जो थोड़ा सा क्या है, झुका हुआ। ये देखिए, आप ऐसे देखेंगे, ये एकदम से ऐसे सीधा नहीं है ना, पृथ्वी जो एकदम से सीधी नहीं घूम रही, ये थोड़ी सी कैसी है, टिल्ट है, ये थोड़ा सा इस तरह से कैसा है, टिल्ट है, ठीक है। ठीक है, तो ये ना कि बिल्कुल सीधी घूम रही है, ठीक है, ये जो है बिल्कुल सीधी नहीं घूम रही है ये। तो यहाँ पर जो अक्ष बन रहा है, ये टिल्ट यानी कि ये टिल्ट है, वह कितने का बन रहा है, यहाँ पे जो ये अक्ष बन रहा है ये कितने का बन रहा है, इसके यानी कि इसके अक्ष पॉइंट से जो है ये बन रहा है 23.5 डिग्री का। ये दिख रहा है आपको, ये 23.5 डिग्री का, आप अपने बुक में खोल के देख सकते हैं। ये कितने का बन रहा है, ये 23.5 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, 23.5 डिग्री है ना। तो ये इसकी अक्षीय झुकाव है, क्या है, ये जो है इसका अक्षीय झुकाव है, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे कितने का कोण बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे जो है ये कितने का कोण बनेगा, यहाँ पे कितने का कोण बनेगा, यहाँ पे जो है आपको कितने का कोण बनेगा, तो यहाँ पे 66.5 यानी कि 66.5 66.5 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रही है। कितने का बन रही है, यहाँ पे ये वाला देखो, आपको यह दिख रहा है कि 66.5 का यहाँ पे कोण बनाती है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये पृथ्वी का अक्षीय झुकाव होगा, ये जो है पृथ्वी का क्या होगा, अक्षीय झुकाव होगा, ठीक है, ये पृथ्वी का अक्षीय झुकाव होगा। ये अपने कक्षीय यानी कि अपने कक्षीय समतल से जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है। लेकिन जब हम कोण की बात करेंगे तो ये कैसा, जब हम कोण की बात करेंगे तो ये 66 पर यानी कि 66.5 डिग्री का कोण बन रही है, यहाँ पे कितने का 66.5 डिग्री का कोण बन रही है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ गया इसको, कोई दिक्कत है। अब देखो, दूसरी बात यह है कि देखिए, दूसरी बात यह है कि हमने देखा कि सूर्य तो घूम नहीं रहा, यानी कि सूर्य जो है वो घूम नहीं रहा है। सूर्य घूम रहा है क्या, सूर्य घूम नहीं रहा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। क्या हो रहा है, सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी चक्कर, यानी कि सूर्य घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। ये हम देखें कि सूर्य जो है वो क्या हो रहा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो आप देखो कि यहाँ पे जो किरणें, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, ये हम बुक से देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपको किरणें दिख रही हैं, यहाँ पर जो ये किरणें निकल रही है, ये जो आपको किरणें दिख रही है, ये जो किरणें निकल रही है, ये जो किरणें निकल रही है ना,
तो यहाँ पर जो प्रकाश निकले, यानी कि प्रकाश और ऊष्मा निकलेगा, इसे जो प्रकाश और ऊष्मा निकलेगा, तो ये क्या, ये प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी पर एक साथ, यानी कि एक साथ रह सकती है, यानी कि एक पूरे पृथ्वी पे जा सकते हैं, या इसका जो ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा सूर्य से, क्या ये पूरे पृथ्वी पे जाएगी? बताइए, एक साथ ये रह सकती है? तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल आप एक बॉल ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप ऐसे देख, एक बॉल आप अपने पास रखिए, या एक बॉल ले लीजिए, ठीक है, और उसको रख दीजिए, ओके, और उसके एक साइड से आप जो है टॉर्च जलाइए, ठीक है, आप उस पर टॉर्च, कोई भी लाइट जला सकते हैं, तो आप देखेंगे क्या वो पूरे पृथ्वी, यानी कि पूरे बॉल पे, यानी कि पूरे गेंद पे प्रकाश जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा क्या? नहीं, यानी पूरे प्रकाश, यानी कि पूरे बॉल पे जो प्रकाश नहीं डलेगा, तो प्रकाश पूरे बॉल पर नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा? यानी कि आधे पे पड़ेगा और आधे पे हो सकता नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे होगा। जब यहाँ से सूर्य की किरणें जब यहाँ पे पृथ्वी पे पड़ेगी, यानी कि इसकी ऊष्मा जब पड़ेगी, तो पूरे पृथ्वी पे नहीं पड़ेगी। जो वाला भाग सूर्य की तरफ होगा उस पे जो है सूर्य की किरणें पड़ेगी, ठीक है, तो उस पे पड़ेगी। तो याद रखना है कि कहीं मतलब, ठीक है, तो उस पे पड़ेगी, ठीक है, तो याद रखना है कि कहीं ना कहीं तो एक ऐसा लाइन तो होगा जहां से कि दिन और रात शुरू होता होगा, है कि नहीं? कोई एक ऐसा लाइन कहीं ना कहीं तो डिसाइड करता होगा जहां से कि दिन और रात का शुरू होता होगा। आप जानते हो कि इस वाले लाइन को क्या कहा जाता है? ये लाइन जो आप देख रहे हैं, इस लाइन को क्या कहा जाता है? तो इस लाइन को जो है क्या कहा जाता है? प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इस वाले लाइन को प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। यानी कि एक ऐसी रेखा जहां से दिन और रात का स्पष्ट अंतर देखने को, यानी कि देखा जा सके। एक ऐसा लाइन, एक ऐसा रेखा जहां से दिन और रात का एक स्पष्ट अंतर आपको देखा जा सके, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? प्रदीप्त रेखा, यानी कि प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपको प्रदीप्त लाइन के एक तरफ, यानी कि प्रदीप्त लाइन के एक तरफ जो है रात होगी और दूसरे साइड क्या होगा? दिन होगा, ठीक है। प्रदीप्त लाइन के यहाँ पे देखिए, इस वाले साइड जो ये आपका ब्लैक वाला साइड, ये जो साइड दिख रहा है, ये वाला साइड जो है यहाँ पे रात होगा और इस वाले साइड पे क्या होगा? दिन होगा, ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत है? तो आगे देखो, आगे देखते हैं, एक और पॉइंट है इसमें। देखिए, हम सभी को पता है कि पृथ्वी जो है वो कैसे घूमती है? पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ना, पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी कैसे घूमती? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। तो तभी तो हम कह सकते हैं ना, यानी कि सूर्य, यानी कि पृथ्वी जो वो हमारी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तभी तो हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है वो पूरब दिशा से आता है। हम कहते हैं ना कि सूर्य जो है वो कैसे आते हैं? पूरब दिशा से आता है। अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं है, सूर्य पूरब दिशा से नहीं आ रहा है, सूर्य पूरब दिशा से नहीं आ रहा है, यानी कि आप ही घूम रहे हो उस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि उस तरह से घूम रहे हो जो जिससे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है। कैसे? 24 घंटे में जो है पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम जाती है। तो यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, यानी कि एक दिन में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। इस एक दिन में कितने? एक दिन में जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है। इसको क्या कहते हैं हम? आप ये सब कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है 24 घंटे में घूम जाती है, यानी कि एक दिन में एक चक्कर पूरा पृथ्वी लगा लेती है अपने अक्ष पे। तो इसको हम जो है एक चक्कर जो लगाती है अपने अक्ष पे, इसको क्या कहते हैं? इसको हम पृथ्वी दिवस कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी दिवस कहा जाता है। तो पृथ्वी दिवस का, यानी कि पृथ्वी दिवस का मतलब यह नहीं है। पृथ्वी दिवस का मतलब क्या हुआ कि एक दिन में पृथ्वी अपने अक्ष पर, एक दिन में जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूम जाती है, उसी को हम पृथ्वी दिवस कहते हैं,
ठीक है, उसी को हम पृथ्वी दिवस कहते हैं। इसे हम पृथ्वी दिवस को पृथ्वी यानी कि इसे ही हम पृथ्वी का दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी दिवस को हम पृथ्वी का दैनिक गति यानी इसी को हम दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि पृथ्वी दिवस जो है वो कितने घंटे का हो गया, 24 घंटे का, 24 आवर का। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना। चलिए अब हम आगे समझते हैं, एक मिनट, अब हम आगे समझते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। एक तो ये गति हो गई, ठीक है, एक मिनट। एक तो हम ये एक अब हम देखेंगे कि दूसरा, ये एक हम गति की बात कर लिए, अब हम बात करेंगे परिक्रमण का। ठीक है, परिक्रमण का मतलब क्या हुआ? परिक्रमण का मतलब क्या हुआ? परिक्रमण का मतलब हुआ कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। परिक्रमण का ये हम बात, परिक्रमण का मतलब क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या है? परिक्रमण है। हम घूर्णन की बात किया, परिक्रमण की सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाना, ये क्या है? परिक्रमण है। अब इस डायग्राम को देखो, अब इस डायग्राम को आप देखिए, जरा ध्यान से देखना आप इस डायग्राम को। ठीक है, आपके पास अगर बुक है तो अपनी बुक को भी रखिए बगल में, और नोट्स जरूर बनाइए अपनी क्लास में, बहुत ही हेल्पफुल रहता है नोट्स बनाना। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो ये जो सूर्य है, ये जो सूर्य है, इसके चारों ओर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे कि बीच में जो है क्या है? बीच में सूर्य है। ठीक है, इसके सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी अपनी पोजीशन बदल रही है। सूर्य के चारों तरफ जो है पृथ्वी अपनी पोजीशन बदल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही सारी बातें समझना है। ठीक है, ये जो अपनी चारों तरफ ने जो पोजीशन बदल रही है, इसी पोजीशन को हमें समझना है। तो सबसे पहला कंडीशन समझते हैं। सबसे पहला कंडीशन जो हम समझेंगे, चलो आइए समझते हैं। सबसे पहले कंडीशन को हम, वो है आपका ये वाला। ठीक है, इस कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए एक मिनट, यहाँ पे हम सबसे पहले ये कंडीशन जो आपको दिख रहा है, इस वाले कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे कि ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, एक मिनट, हम कॉपी पे ही समझ लेते हैं थोड़ा और बढ़िया। तो ये कंडीशन के बारे में सबसे पहले बात करते कि ये हमारी पृथ्वी है। आपको डायग्राम मत देखना कि डायग्राम अच्छा बन रहा है या खराब, आप अच्छे से बना लेना। ठीक है, तो ये वाले कंडीशन के हमारे, ये हमारी पृथ्वी हो और ये हमारा सूर्य है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। चलिए आप आइए आगे हम बात करते हैं। तो ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो ये झुकी हुई है थोड़ी सी। ये आपको हो गया, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ, ये हो गया साउथ यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम समझेंगे। देखिए, इस कंडीशन को हम ऐसे समझेंगे कि ये हमारा क्या है? ये हमारा इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, यानी इक्वेटर यानी कि ये आपका विषुवत रेखा हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? कर्क रेखा। ये हो गया
कर्क रेखा। ठीक है, आप सबको नोट कर लीजिए, ये कर्क रेखा हो गया और ये विषुवत रेखा हो गया। ठीक है, यानी कि ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। ओके, और ये हमारा क्या है, सन है। ठीक है, और देखेंगे ये सन से जो प्रकाश निकल रही है, यहाँ से जो ऊष्मा निकल रही है, इस कंडीशन में हम इस कंडीशन की बात करेंगे। इस कंडीशन में ये जो सूर्य की किरणें निकल रही है वो कहाँ पड़ रही है, ये सूर्य की किरणें जो यानी कि है, ये सूर्य की प्रकाश जो है वो सीधे ये यानी कि ये जो नॉर्थ वाला यानी कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये झुकी हुई है पृथ्वी यानी कि सूर्य की तरफ। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये झुकी हुई है, ये झुकी हुई है पृथ्वी की तरफ। ठीक है, तो ये झुकी किधर है, ये झुकी हुई है पृथ्वी की तरफ। ठीक है, ये नॉर्थ वाली भाग। तो इस कंडीशन में तो यहाँ से जो ऊष्मा निकलेगा वो यहाँ पे ये वाले भाग पे पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा मौसम होगा, यहाँ पे जो है ये हम किस दिन यहाँ पे कैसा मौसम होगा, तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे आपको ग्रीष्म यानी कि ग्रीष्म ऋतु होगा। कैसा मौसम होगा, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगा। ठीक है, कैसा मौसम होगा, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगा। ओके, और अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम दिन रात की बात करें तो ऐसे कंडीशन में ये आपका 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री, ओहो 23.5 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा है। ओके, तो हाँ, तो ये जब सारे किरणें जो है यानी कि सूर्य की रोशनी जो है वो यानी कि ये वाला भाग जो है नॉर्थ वाली भाग जो है ये किधर पड़ेगी, यानी कि ये वाला भाग जो है आपको सूर्य की तरफ झुकी हुई होगी, टिल्ट होगी। ठीक है, सूर्य की तरफ झुकी होगी तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि प्रकाश जो है ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सीधे प्रकाश की किरणें यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, सीधे प्रकाश की किरणें यहाँ पे पड़ेगी। तो यहाँ पे कैसा मौसम होगा, यहाँ का यानी कि मौसम जो होगा वो ग्रीष्म ऋतु होगा। यहाँ पे कैसा मौसम होगा, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगा। ओके, कैसा मौसम होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा यहाँ पे। ठीक है, और दिन और रात के बारे में अगर हम बात करो तो यहाँ पे दिन और रात कैसा होगा, लॉन्ग यानी कि बड़ा दिन होगा और छोटा नाइट होगा, और बड़ा दिन होगा और छोटा रात होगा। ठीक है, दिन बड़ा और रात छोटा होगा ऐसे कंडीशन में। और हम ये अगर ये कंडीशन जो है ये किस कंडीशन की बात करें, किस दिन की बात कर रहे हैं, सूर्य की किरणें जो है एक यानी ये जो हम कंडीशन है ये हम बात कर रहे हैं आपको 21 जून की। कब की बात कर रहे हैं हम, 21 जून की बात कर रहे हैं, सॉरी 21 जून की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 21 जून को जो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये सूर्य की तरफ झुका हुआ होगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेगी, यहाँ पे सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी, सूर्य की किरणें। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कैसा मौसम होगा, यानी कि ग्रीष्म ऋतु होगा। और यहाँ पे जो है आपको दिन कैसा होगा, दिन बड़ा होगा और रात जो है रात छोटा होगा। सूर्य की किरणें जो है 21 जून को कर्क रेखा पर सीधे पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 21 जून को सूर्य की किरणें जो है वो यानी कि सूर्य की किरणें यानी कि सूर्य की ऊष्मा जो है वो कर्क रेखा पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा और सीधी पड़ेगी। ठीक है, 21 जून को सूर्य की किरणें यहाँ पे कर्क रेखा पे सीधी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, और ये उत्तरी ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव झुका होता है सूर्य की ओर। ठीक है, जब ये उत्तरी ध्रुव जो है झुका हुआ है सूर्य की ओर। ओके, तो ज्यादा ऊष्मा जो है देखिए जब सूर्य की यानी कि उत्तरी ध्रुव जब सूर्य की तरफ झुका हुआ है यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब सूर्य की तरफ झुका हुआ है तो ज्यादा ऊष्मा किसे प्राप्त होगा, ज्यादा ऊष्मा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा यानी कि उत्तरी ध्रुव की तरफ जो है, और जो यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है सूर्य की किरणें जो है सूर्य की ऊष्मा जो है वो ज्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर हम सूर्य की प्रकाश की बात करें तो ये कर्क रेखा पर कैसे पड़ेगी, सीधे पड़ेगी। ठीक है, कर्क रेखा पर जो है कर्क रेखा पर सीधे पड़ेगी सूर्य यानी कि सूर्य की ऊष्मा। ठीक है, सूर्य की किरणें जो है वो सीधे कर्क रेखा पर पड़ेगी। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव में इसलिए यहाँ पे जो है उत्तरी ध्रुव में कैसा मौसम है यानी कि कौन सा ऋतु होगा, उत्तरी ध्रुव में जो है शीत ऋतु होगा। इसलिए यहाँ पे
शीत ऋतु होगा। ठीक है, समझ में आ गया। जो उत्तरी ध्रुव है ये क्या कहते हैं, सूर्य की तरफ झुकी हुई है, तो इसकी रोशनी जो है यानी कि इसका प्रकाश जो है, इसका उष्मा जो है सबसे ज्यादा कहाँ पड़ेगा, कर्क रेखा पे पड़ेगा। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है, इसलिए यहाँ पे कैसा यानी कि कैसा ऋतु होगा, यहाँ पे जो है समर सीजन होगा, यानी कि ग्रीष्म ऋतु होगा। यहाँ पे दिन कैसा होगा, दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ी होगी, यानी कि दिन लंबे होंगे और रातें जो है छोटी होगी। तो इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, इस पूरी घटना को जो हम क्या कहते हैं, ग्रीष्मायंत कहते हैं। इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। ठीक है, इस पूरी घटना को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, अयनांत कहते हैं। तो यानी कि आप समझ गए कि अर्थ का जो ये पोजीशन है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, यानी इसी को हम ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप। अब इससे आप इसको बुक से भी आप समझ सकते हैं, आप इसको अच्छे से समझ गए। यानी कि अभी जो हम बात किए वो किस कंडीशन की बात, किस पोजीशन की बात किए, ये यानी कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली कंडीशन के बारे में बात किए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंडीशन के बारे में हम बात किए। ठीक है, 21 जून की। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में है जो है, देखिए इसे कंडीशन में जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ग्रीष्म ऋतु होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है कैसा होगा, शीत ऋतु होगा। ठीक है, अब एकदम बिल्कुल इसी के अपोजिट अगर हम बात करेंगे, एकदम नॉर्दर्न यानी कि इसके एकदम अपोजिट बात करेंगे। ठीक है, अब हम पहले हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। इसके एकदम अपोजिट बात करते हैं, आप इसको एकदम अपोजिट समझ सकते हैं। इसको आप समझ गए तो एकदम इसके अपोजिट है। ठीक है, इसके बारे में भी आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए ये सूर्य है। ठीक है, ये हमारी क्या है, अब आप बुक से भी समझ जाएंगे। ये हमारे सूर्य है। ठीक है, जब इसकी उत्तरी गोलार्ध जब सूर्य की तरफ झुकी हुई थी, ठीक है, जब सूर्य की तरफ झुकी हुई तो क्या हुआ था, सूर्य की किरणें जो है सीधे उत्तरी गोलार्ध यानी सीधे कर्क रेखा पे पड़ रही थी। तो यहाँ पे कैसा हुआ था, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो है गर्मी ज़्यादा हो रहा था, यानी कि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु था। और इसके बाद दिन जो है यहाँ पे यानी कि यहाँ ये वाले भाग को उष्मा ज़्यादा प्राप्त हो रहा था, और कि ज़्यादा उष्मा प्राप्त हो रहा था, और यहाँ पे जो है दिन बड़ा हो रहा था और रातें छोटे हो रही थी। ये 21 जून की बात थी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके एकदम अपोजिट बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध के बारे में, अब हम पहले उत्तरी गोलार्ध के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे दक्षिणी गोलार्ध के बारे में। अगर हम बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बात करेंगे तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, एकदम बिल्कुल ऐसे ही कि अब हम बात करेंगे कि ये जो सूर्य हमारा है, सॉरी ये जो हमारी पृथ्वी है, ये घूमते घूमते जब ये इधर आएगी तो इधर क्या होगा, इधर के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये सूर्य जो है यानी कि पृथ्वी हमारी यानी कि सूर्य हमारा, ये सूर्य रहा, ये सूर्य है, और पृथ्वी हमारे इस साइड आ जाएगी। ठीक है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध के बारे में हम बात करते हैं। ये हमारा सन है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, जो कि ये हमारे पृथ्वी है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये विषुवत रेखा है, इसको आप विषुवत रेखा है, और ये जो है ये क्या है आप बताइए, मकर रेखा। ठीक है, क्या है, मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे। तो अगर अब हम बात करेंगे इस कंडीशन की बात करेंगे हम, जब इस कंडीशन में सूर्य की किरणें पड़ेगी, सूर्य की किरणें किधर ज़्यादा पड़ेगी, कहाँ पे पड़ेगी सूर्य की किरणें जो है, ऐसे कंडीशन में सूर्य की किरणें सीधे जो है, ये सूर्य की किरणें जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर की ओर पड़ेगी। किधर पड़ेगी, ये सूर्य की किरणें जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगी।
ठीक है। तो जब साउदर्न यानी कि डायरेक्ट रे ऑफ द सन, यानी कि सीधे सूर्य की किरणें जो है कहाँ पे पड़ेगी, कहाँ पे पड़ेगी, ये जो है उस साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे जब सूर्य की किरणें पड़ेगी तो अब क्या होगा, अब होगा कि साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है क्या होगा, यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें सीधे पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिन जो है कैसा होगा, यहाँ पे दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होगी। अब क्या हो रहा है, आप देखिए साउदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दिन बड़ा हो रहा है और रातें जो है वो छोटी हो रही है। ठीक है। तो इस ये कब की बात कर रहे हैं हम, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हम बात कर रहे हैं आपको 22 दिसंबर के, यानी कि ये हम कब की बात कर रहे हैं, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये घटना हम बात कर रहे हैं 22 दिसंबर की। ठीक है। ये कब की बात कर रहे हैं, 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं हम, ये हम बात कर रहे हैं 22 दिसंबर के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सूर्य की किरणें जो है सीधे साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा और दिन कैसा होगा, यहाँ पे दिन बड़ा होगा, रातें छोटी होगी। ठीक है। तो ज़्यादा उष्मा जो है, ज़्यादा उष्मा जो है कहाँ प्राप्त होगी, ज़्यादा उष्मा जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में प्राप्त होगी। ठीक है। यहाँ पे सूर्य की यानी कि ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ जो है यानी सूर्य की ओर झुका हुआ है, सूर्य की यानी कि सूर्य की तरफ जो है दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ठीक है। तो ज़्यादा उष्मा प्राप्त होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। तो अगर हम सूर्य की प्रकाश की बात करें तो ये जो है ये सीधे जो है आपको मकर रेखा पे, सीधे मकर रेखा पर जा रही है। सीधे कहाँ जा रही है, प्रकाश जो है सीधे मकर रेखा पर जा रही है। तो ज़्यादा उसमें कहाँ प्राप्त होगा, ऑब्वियसली साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है दिन कैसा होगा, दिन बड़ा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है दिन बड़ा होगा और रातें छोटा होगा। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को जो है हम क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं शीतायंत। क्या कहते हैं इस घटना को हम कहते हैं शीतायंत। शीतायनांत कहते हैं, सॉरी, इस घटना को हम क्या कहते हैं, शीतायनांत। ठीक है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत, और इस घटना को शीतायनांत। तो यानी कि अब आप इसको अच्छे से इसको यहाँ भी समझ सकते हैं वैसे तो। ठीक है। पहले हम बात किए ग्रीष्म यानी कि हम पहले बात किए हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात किए। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी हुई होती है तो क्या होता है, जब दक्षिणी गोलार्ध जो है उत्तरी गोलार्ध जब सूर्य की तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध जब सूर्य की तरफ झुकी होती है तो सीधे सूर्य की किरणें जो है कहाँ पड़ती हैं, उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। तो यहाँ पे दिन कैसा होता है, दिन बड़ा होता है, रातें छोटी होती है। दिन बड़ा होता है और रात जो है छोटी होती है। और मौसम कैसा यानी कि कैसा ऋतु होगा, तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगा। ठीक है। वहीं फिर जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रीष्म ऋतु होगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, शीत ऋतु होगा। ठीक है। तो ये हम 21 जून के बारे में बात की, यानी कि उत्तर अयनांत के बारे में बात की। फिर उसके बाद जब हम उसके अपोजिट एकदम बात किए यानी कि हम दक्षिण अयनांत के बारे में बात किए, यानी कि दक्षिणी अयनांत के बारे में जब हम बात किए तो इस कंडीशन में क्या होगा, सूर्य की किरणें जो है किधर पड़ेगी, सूर्य की किरणें यानी कि दक्षिणी भाग जो यानी कि दक्षिणी गोलार्ध जो है साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूर्य की तरफ झुकी हुई रहती है। तो सूर्य की तरफ झुकी रहती है तो ऑब्वियस है कि सूर्य की किरणें जो है, सूर्य की उष्मा जो है वो किसको प्राप्त होगी, उत्तरी गोलार्ध में प्राप्त होगी। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में प्राप्त होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि मकर रेखा पे जो है, अब मकर रेखा पे सूर्य की किरणें पड़ रही है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है यानी कि दिन बड़ा होगा और रातें छोटा होगा। तो इसको तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो क्या होगा, वसंत ऋतु होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। दक्षिणी, अब क्या हो रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो रहा है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो रहा है, एकदम ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे अब हम इस कंडीशन की बात करते हैं जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है। ऐसे कंडीशन में हम अब इस कंडीशन की बात कर ले, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर के बारे में हम बात कर लेते हैं।
देखिए एक मिनट, अब हम 21 मार्च और 23 सितंबर के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, ना तो सूर्य की किरणें यानी कि सूर्य की तरफ जो है ना तो नॉर्दर्न हेमेस्फेयर झुकी हुई होती है, ना तो साउदर्न हेमेस्फेयर, यानी ना तो उत्तरी गोलार्ध झुकी हुई होती है और ना तो दक्षिणी गोलार्ध झुकी हुई रहती है। ठीक है, अब समझ रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, सूर्य की तरफ जो है ना दक्षिणी गोलार्ध झुकी हुई रहती है, ना तो उत्तरी गोलार्ध झुकी हुई रहती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो सूर्य की किरणें जो हैं, वो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ेगी पृथ्वी पे। ठीक है, वो कैसे पड़ेगी, वो सीधी पड़ेगी पृथ्वी पे, यानी कि ना तो दक्षिणी गोलार्ध, एकदम सीधी सीधे जा रही है, एकदम सीधे सीधे आ रही हैं। यानी कि दोनों ही कंडीशन में, यानी कि 21 अगर हम बात करें 21 मार्च के बारे में या 23 सितंबर के बारे में, दोनों के बात करें तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है कि सूर्य की किरणें जो है वो कहाँ पड़ रही है, विषुवत रेखा पे पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है, विषुवत रेखा पे पड़ रही है। इसको हम ऐसे समझ लेंगे, यहाँ पे ऐसे समझिए कि ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है। हम दोनों ही कंडीशन को समझते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो ये देखो, ये सूर्य की किरणें सीधे आ रही है, सूर्य की किरणें जो है सीधे आ रही है। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं, ये है 21 मार्च की घटना, यानी कि 21 मार्च के, और ये बात करते हैं हम 23 सितंबर का, ये 23 सितंबर की। अगर हम दोनों ही कंडीशन में बात करें तो दोनों ही कंडीशन में जो है सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधे कहाँ पड़ रही है, वो सीधे जो है आपको विषुवत रेखा पे पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है, सीधे विषुवत रेखा पे पड़ रही है। ठीक है, सीधे कहाँ पड़ रही है, सीधे ये विषुवत रेखा पे पड़ रही है। ठीक है, ये है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये दक्षिणी गोलार्ध, ये आपको उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पे पड़ रही है। दोनों ही कंडीशन में सूर्य की किरणें जो है वो विषुवत रेखा पे पड़ रही हैं, यानी कि इक्वेटर पर पड़ रही है। यानी कि इस कंडीशन में जो है यानी कि पृथ्वी के किसी भी अक्ष का झुकाव जो है सूर्य की ओर नहीं होता है। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, किसी भी सूर्य की यानी कि सूर्य की ओर जो है कोई भी अक्ष का झुकाव नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में पूरे पृथ्वी पर बराबर दिन और रात होता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पूरे पृथ्वी पर बराबर दिन और रात होता है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को जो है हम कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं विषुव। ठीक है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। 23 सितंबर के बारे में अगर हम बात करेंगे, 23 सितंबर को जो है आपको शरद ऋतु होगा। 23 सितंबर को शरद ऋतु होगा नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, और वसंत ऋतु होगा दक्षिणी गोलार्ध में। बिल्कुल इसके ऑपोजिट आप कर दीजिए। 21 मार्च के बारे यानी कि 21 मार्च की घटना की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे यानी कि नॉर्थ में जो है वसंत ऋतु होगा और साउथ में जो है वह क्या होगा, शरद ऋतु होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल आपकी बुक में भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, आपके बुक में भी है कि यानी कि 23 सितंबर की अगर हम बात करेंगे, 23 सितंबर की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में जो है आपको, नॉर्थ में क्या है शरद ऋतु और साउथ में वसंत ऋतु। ठीक है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। सेम यहीं पे एकदम अपोजिट हो जाएगा। फिर इसका बात करेंगे हम यानी कि 21 मार्च की घटना के बारे में अगर हम बात करेंगे तो साउथ में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु हो जाएगा। ठीक है,
कोई समस्या है? तो पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही दिन और रात, यानी कि हम अगर बात करें पृथ्वी के घूर्णन के ही कारण जो है क्या होता है, दिन और रात होता है। और अगर मौसम की यानी कि घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही जो मौसम का बदलाव, दिन और रात का बदलाव होता है। कुछ बातें और हम जान लेते हैं, कुछ चीजें और हम जानेंगे, कुछ बातें और समझना है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमण जो है, अगर हम बात यहीं पे कर लेते हैं, कितना क्यों, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमण कितने दिनों में करती हैं? तो परिक्रमण पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमण कितने दिनों में करती है? 365 दिनों में। पृथ्वी हमारे सूर्य की परिक्रमण 365 दिन में करती हैं, ठीक है। 365 दिन और 6 घंटे में जो है पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमण करते हैं। कितने लगता है टोटल सूर्य की परिक्रमण? 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर लगाती हैं सूर्य के, ठीक है। वहीं अगर हम प्रत्येक वर्ष में, लेकिन होता क्या है, यानी कि हम लेकिन काउंट कैसे करते हैं? एक साल में 365 दिन ही काउंट करते हैं। तो प्रत्येक वर्ष के जो 6 घंटे होते हैं, जो बच्चे 6 घंटे जो बचते हैं, वो 6 घंटे मिलकर, यानी कि 6 घंटे मिलकर एक दिन बनता है, ठीक है। एक दिन बनता है, यानी कि 24 घंटे के बराबर होता है। यानी कि इसे हम जो है 4 वर्ष में फरवरी माह में 28 दिन के बदले 29 दिन होता है, यानी कि 6 घंटे करके जब 4 मास में यानी कि एक दिन हो जाता है, 24 घंटा हो जाता है, तो उसी को हम एक दिन जो है वो फरवरी के महीने में ऐड कर लेते हैं, जो कि वो 28 दिन के बदले जो है वो कितने दिन का हो जाता है? फरवरी महीने 29 दिन का हो जाता है। तो ऐसे वर्ष जो है वो कितने दिन का हो जाता है? 366 दिन का होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी वर्ष को हम कहते हैं लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है कि अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गया होगा, तो हम क्या क्या बात किए आज की क्लास में? आज की क्लास में हम बात किए पृथ्वी के, यानी कि हम परिक्रमण के बारे में हम बात किए। परिक्रमण क्या होता है? यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने, यानी कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण। और अगर हम घूर्णन की बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूम जाती है उसको क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। तो परिक्रमण कितने दिन होता है? 365 दिन में 365 दिन 6 घंटे लगता है परिक्रमण में। एक चक्कर यानी कि एक चक्कर लगाने में सूर्य की परिक्रमा करना में 365 दिन और 6 घंटे लगता है। और अगर वहीं पे घूर्णन की बात करेंगे तो घूर्णन जो है वो 24 घंटे में एक बार पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम लेती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम शीत आयनांत उसके बाद फिर हम क्या नाम है शीत आयनांत के बारे में हम बात किए। फिर उसके बाद हम ग्रीष्म आयनांत, शीत आयनांत और विषुव, इस सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आपको अगर समझ में आ गया है, आपके लिए क्लास अगर हेल्पफुल रहा है, तो अब आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपको नेक्स्ट कोई ऐसा है जो क्लास आपको देखना हो या कोई चैप्टर, अगर लेकिन इसको तो हम कंप्लीट करेंगे ही, आगे हम पढ़ेंगे मानचित्र के बारे में, यानी कि अगला चैप्टर जो होगा हम वो मैप देखेंगे। उसके अलावा अगर किसी दूसरी क्लास का भी आपको पढ़ना हो तो आप ज़रूर बताइए, मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपसे कोई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे अगर आपको कोई दिक्कत है कोई समझने में। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में।